डिकोडर, आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, है ना। अब बताइए, हम यहाँ पे जैसे अभी वीडियो कंटेंट को स्टार्ट किए, लेक क्लास को स्टार्ट किए, अभी मैं पहले आधा घंटा प्रचार करूँ तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, है ना। तो फिर भी बताइए, हम लोगों के लिए सपोर्ट उतना नहीं है, फैन फॉलोइंग वहाँ पे ज़्यादा है, मालूम नहीं क्यों। चलो भाई, हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ सीपेज। थ्योरी ऑफ सीपेज के अंदर मैंने एक क्लास ले लिया, आप सभी ने देखा। थ्योरी ऑफ सीपेज के अंदर हम 3 थ्योरी का नाम आपको बताया, ब्लाइक क्रिप थ्योरी, लेंस वेटेड क्रिप थ्योरी, ठीक है, तीसरा है खोसलास थ्योरी। इन तीनों थ्योरी के अंदर जो पहला दो थ्योरी है, ब्लाइक क्रिप थ्योरी एंड लेंस वेटेड क्रिप थ्योरी, दीज आर दी approximate method to design the foundation या फिर floor of a hydraulic structure, but the Khoslas theory is very intensive, मतलब बहुत अधिकतम तौर पे इसको यूज किया जाता है, वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, एंड इट इज ए वेरी प्रैक्टिकल मेथड। वेरी प्रैक्टिकल मेथड कौन सा? खोसलास थ्योरी टू डिजाइन दी फाउंडेशन या फिर फ्लोर ऑफ ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो हम देखेंगे बाद में खोसलास थ्योरी को, पहले इन थ्योरी को हम देख लेते हैं, ब्लैक क्रिप थ्योरी वगैरह। तो ये क्या करता है, इस थ्योरी का पर्पस को समझिए पहले। देखिए, बेसिकली ये थ्योरी का पर्पस क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, वो गोल मैं आपको क्लियर करवाता हूँ पहले, उसके बाद थ्योरी समझाना शुरू करूंगा। देखो भाई, ये मान लो कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का फ्लोर है, फाउंडेशन है, जैसे कि मान लो कोई डैम वगैरह है, वियर है, बराज है, कुछ भी है, होने दो। मैंने बोला था हर एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के नीचे फ्लोर होगा, तो यहां पर भी ये फ्लोर है। तो मान लीजिए अपस्ट्रीम में कुछ अमाउंट ऑफ पानी है, डाउन स्ट्रीम में कुछ अमाउंट ऑफ ऐसा पानी है, दिस इज योर ग्राउंड प्रोफाइल जिसके ऊपर ये फ्लोर है। समझो बात को, ये अपस्ट्रीम में पानी है, ये डाउनस्ट्रीम में पानी है, ठीक है। तो ब्लाइक क्रिप थ्योरी जो है ना, ब्लाइक क्रिप थ्योरी वो हमें क्या देता है, ये जो फ्लोर का लेंथ है, मान लो एल लेंथ का ये फ्लोर है ना। तो हर एक पॉइंट पे, ये पॉइंट हो गया पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7, पॉइंट 8, ऐसा इस तरह से इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हर एक पॉइंट पे सीपेज हेड कितना होगा, है ना, ये निकाल के देता है। कौन? ब्लैक क्रिप थ्योरी। अब सीपेज हेड क्यों निकालना है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आगे समझ में आएगा। आगे समझ में आएगा जब थ्योरी को कंप्लीट मैं आगे लेके चलूंगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन गोल इज टू फाइंड आउट द सीपेज हेड एट एवरी पॉइंट बिलो द बेस ऑफ द डैम। समझ गया? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इस सीपेज हेड को फाइंड आउट करना। और इसमें बहुत सारे एजम्पशंस लिए गए, बहुत गंदा संदा अनसेंट एजम्पशंस भी लिए गए। मैं आपको वो सारे कुछ एक्सप्लेन करूंगा, इसके एजम्पशंस एनालिसिस कैसा हुआ, फिर इसके लिमिटेशंस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस, सब कुछ देखेंगे। तो बहुत सारे ऐसे एजम्पशंस लिए गए जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होते, लेकिन लिए गए हैं, है ना। तो इट इज नॉट एक्यूरेट मेथड, इट इज ए अप्रोक्सीमेट मेथड to calculate seepage head at every point below the base of dam। उसको यूज करके हम डिजाइन करते हैं, है ना, अप्रोक्सीमेट डिजाइन। जैसा एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम वगैरह देखा था, वो एक अप्रोक्सीमेट मेथड था, है ना। वहां पे थिकनेस ऑफ डैम, थिकनेस ऑफ बेस, ये वो निकालने का, हाइट, है ना, स्ट्रीम वाटर हेड या फिर हाइट ऑफ डैम को निकालने का, वो सब अप्रोक्सीमेट मेथड था। वैसे ही ये भी एक अप्रोक्सीमेट मेथड है टू कैलकुलेट व्हाट, सीपेज हेड। सीपेज को मैं कहता हूं, सीपेज हेड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा पी से, है ना। तो पी एक्स ये मेरा निकालने का एम है, एंड दिस इज नॉट एक्यूरेट मेथड, अप्रोक्सीमेट मेथड, क्योंकि इसमें बहुत सारे एजम्पशंस आते हैं जो कि प्रैक्टिकली भी फिजिबल नहीं होते। समझ गए बात को? ठीक। आजकल हम इन थ्योरीज को यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट डिजाइन के लिए, है ना, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के लिए इन थ्योरीज को पहले अप्लाई कर लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं कि मेरा हाथ सेफ है। उसके बाद हम खोसलास थ्योरी को, जो कि प्रैक्टिकली मोस्ट सुटेबल थ्योरी होता है टू डिजाइन द फाउंडेशन ऑफ ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, वी यूज दैट पर्टिकुलर थ्योरी एंड डिजाइन। मतलब खोसला साहब बड़े हैं,
समझ गए बात? ठीक है, चलिए इस थ्योरी को चालू करते हैं। कैसे हम निकालेंगे ये सीपेज हेड? तो सबसे पहले लिखिए कि इट इज ए अप्रोक्सीमेट मेथड टू फाइंड आउट सीपेज हेड बिलो फ्लोर ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। अब हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस। तो हम कैसा करेंगे ना, जहां पे जो रिक्वायर्ड एजम्पशंस होगा मैं वो बताते चलूंगा, फिर लास्ट में एजम्पशंस एंड लिमिटेशंस फिर लिखवाऊंगा। लेकिन एनालिसिस के दौरान जो जितना मैं यूज कर सकता हूँ वो आपको मैं सारे एजम्पशंस, क्योंकि एजम्पशंस लिए गए क्यों लिए गए, कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो फिर एजम्पशन कुछ लगाया गया ताकि वो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाए, यही चक्कर हुआ होगा, है ना। तो उनको मैं बार बार बताते हुए चलूंगा। तो एनालिसिस के अंदर शुरू करेंगे। तो जो सबसे पहला एजम्पशन इन्होंने लिया कि जो फ्लोर है, जो भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का फ्लोर है, ये मान लो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, ये उसका फ्लोर, तो इसका थिकनेस को नेग्लिजिबल कंसिडर किया गया। इसके थिकनेस को इन्होंने एनालिसिस के अंदर कंसिडर ही नहीं किया गया। इन्होंने एज्यूम किया कि फ्लोर इज वेटलेस, उसका थिकनेस नहीं है तो उसका वेट होगा क्या? कुछ नहीं, इट इज वेटलेस। तो इसको लिख लीजिए, थिकनेस ऑफ फ्लोर इज नॉट कंसिडर्ड बाय ब्लाइग इन हिज एनालिसिस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सपोज ये एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, उसके नीचे मैंने ये फ्लोर दिखा दिया। यहाँ पे कुछ थिकनेस मैंने आपको दिखाया है अपने समझने के लिए, लेकिन ब्लाइग ने थिकनेस को नेग्लिजिबल कंसिडर किया था। ठीक है, यहाँ पर भी वो नेग्लिजिबल है, लेकिन मैंने वो फ्लोर दिखा दिया ताकि वो समझे कि वो वाला जो पार्ट है वो फ्लोर वाली पार्ट है ना, इसलिए। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ पाइल्स को भी कंसिडर किए गए, सीट पाइल को। तो यहाँ पे मैं एक सीट पाइल यहाँ पे एक लगा दिया, ये अपस्ट्रीम पे लगा दिया मैंने सीट पाइल, एक सीट पाइल में डाउनस्ट्रीम पे लगा दिया, है ना। इस तरह से मैंने सीट पाइल्स लगा दिए, अपस्ट्रीम पे एक लगा दिए, डाउनस्ट्रीम पे लगा दिए। फिर इंटरमीडिएट भी लगा देता हूँ, देखो यहाँ पर भी एक लगा दिया मैंने भाई, यहाँ पे लगा दिया। फिर यहाँ पर भी ऐसा एक और लगा दिया, देखो ध्यान देना। इंटरमीडिएट जो मैं लगाया हूँ, ठीक है, इसमें मैंने दो अलग अलग तरह के लगाए। एक मैंने ऐसा लगाया है जो कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे जो सीट पाइल है उससे छोटा है। एक मैंने ऐसा लगाया है जो कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जो सीट पाइल है उससे बड़ा है। ये मैंने क्यों ऐसा लगाया? ताकि आप समझो, आप ये समझो कि ये जो इंटरमीडिएट पाइल अगर अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में जो पाइल है उससे अगर छोटा होता है तो वो पाइपिंग या फिर अंडरमाइनिंग फेलियर को रोकने के लिए कोई काम नहीं करता। वो लगाओ ना लगाओ बेकार है। लेकिन ब्लाइग ने ये चीज फाइंड आउट नहीं कर पाया था, उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा था। उसने पाइल लगा दिया क्योंकि उसका थ्योरी का टेक्निक ही अलग है। अभी समझिएगा, उसका अप्रोक्सीमेट थ्योरी है ना, उसका टेक्निक ही अलग है। तो उन्होंने बोला आप बड़ा लगाओ छोटा लगाओ सभी काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि खोसला साहब ने आके बाद में प्रूफ कर दिया कि इंटरमीडिएट पाइल, ये खोसला साहब का रिकमेंडेशन था, इंटरमीडिएट पाइल अगर मेरे को लगानी है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पाइल से उसका डेप्थ ज्यादा हो। मैंने एक एग्जांपल, एक डायग्राम बना के दिखाया था कि कैसे वो फ्लो को कट ऑफ करता है इंटरमीडिएट पाइल, समझ गए। तो ये सीट पाइल वगैरह कंसिडर किए, है ना। ब्लाइग का और खोसला के बीच में अंतर समझ में आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह से लॉजिक थ्योरीज का कनेक्टिविटी डेवलप करते चलेंगे अपन। ऐसा नहीं हमको कुछ याद नहीं करना, सब कुछ पढ़ना है। अब देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओ। पानी का तो सीपेज चालू होगा, पानी का तो सीपेज चालू होगा, तो पानी का सीपेज चालू होगा तो ब्लाइग साहब ने बोला कि पानी जो है ना, ये डैम का जो बेस प्रोफाइल है उसको फॉलो करेगा, डैम का जो बेस प्रोफाइल है उसको फॉलो करेगा, ऐसा बोला ब्लाइग साहब ने। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे सीपेज हेड कितना है जो जिसके कारण सीपेज होगा, पहले ये भी निकाल लो। ये देखो यहाँ पे क्या, यही तो सीपेज हेड है, H1 minus H2. This is the level difference of water, which is your seepage head, H equal to H1 minus H2. ठीक है। अब देखो ये सीपेज हेड, इसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जब डाउनस्ट्रीम में पानी नहीं रहेगी, क्योंकि H1 का वैल्यू ज्यादा है ना, डिफरेंस का वैल्यू ज्यादा, तो डाउनस्ट्रीम में जब पानी नहीं है तो इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सब ऑब्जर्वेशन वाली बात है, स्टेटमेंट लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन बना के डाल देता है। तो ये हो गया आपका सीपेज हेड। समझिए बात को, समझिए बात को। ब्लाइग साहब ने ये बोला, क्या बोला कि द फ्लो ऑफ वाटर
फ्लो ऑफ विच वाटर, सीपिंग वाटर, है ना। यहाँ पे जो क्रीप, क्रीप नाम का जो शब्द है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसा हम फ्लो बोलते हैं, फ्लो पानी का बहना, है ना, तो क्रीप मतलब ब्लाइग ने बोला फ्लो को ही क्रीप रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ब्लाइग वाटर का फ्लो, है ना, तो ब्लाइग का क्रीप एक ही बात, मतलब वाटर का फ्लो, वाटर जो फ्लो कर रही है इसी को क्रीप कहा गया ब्लाइग थ्योरी के अंदर। ब्लाइग साहब ने इसको बोला क्रीप, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो समझिए, ब्लाइग साहब ने ये बोला कि वाटर जो सीपिंग वाटर जो क्रीप करेगा वो फॉलो करेगा बेस प्रोफाइल ऑफ डैम को। तो डैम का जो बेस प्रोफाइल है, मतलब इस फ्लोर का जो बेस प्रोफाइल है, देखो पानी यहाँ से एंटर हुआ, ऐसा 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 फ्लो करेगा, फिर पानी घूमेगा ऐसा, उसके बाद कहाँ पे जाएगा? ब्लाइग ने क्या बोला है, डैम के बेस प्रोफाइल को फॉलो करता हुआ पानी चलेगा, मतलब पानी बोलेगा मैं इतना नीचे आया, डैम के बेस प्रोफाइल मतलब कहने का मतलब है पानी हमेशा ये कोशिश करेगी कि यहाँ से मैं गुजरूं, यहाँ से गुजरूं, ऐसे डैम के बेस प्रोफाइल से, तो वहां तक फिर पानी को चढ़ना पड़ेगा कि नहीं, है ना। तो ब्लाइग साहब ने बोला कि पानी फिर चढ़ेगी, देखना कितना घटिया घटिया कॉन्सेप्ट है उनका, लेकिन कोई बात नहीं, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट मेथड। पानी फिर चढ़ेगी, ऐसे पानी चढ़ी, ऐसा कहीं होगा नहीं। अरे पानी मैंने तो पहला क्लास में एस्टेब्लिश कर दिया, कोई भी चीज आप अपना ज्यादा एनर्जी खपत करने का कोशिश करोगे क्या? नो, मिनिमम एनर्जी वेस्ट करते हुए कोई एक पाथ आप ढूंढोगे, तो इसमें तो उसका ज्यादा एनर्जी जा रहा है ना, घूम फिर के क्यों जाएगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता। लेकिन ब्लाइग साहब ने बोला कि नहीं, ऐसा ही होगा, हमको बस पढ़ना है, ठीक है, समझना है, ऐसा हो रहा है, क्योंकि ब्लाइग ने बोला कि क्रीपिंग वाटर इज फॉलोइंग द बेस प्रोफाइल ऑफ डैम, इट इज वन ऑफ द assumptions, है ना। इससे हम निकालते हैं क्रीप लेंथ ऑफ ब्लाइग, अभी निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे बताऊंगा। फिर पानी ये बेस प्रोफाइल से पास करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक पाइल दे दिया है, तो अब फिर डाउनवर्ड, फिर मुड़ेगी, फिर ऊपर चढ़ेगी, लो चढ़ाओ चढ़ाओ, फिर मुड़ेगी, ऐसे नीचे आएगी, समझिए बात को, अब स्पीड में बना देते हैं, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, समझिए, फिर ऐसे फ्लो होगी बेस प्रोफाइल को फॉलो करता हुआ, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, जाने दो, जान दे जान दे जान दे जान दे, ऊपर गई, और ये जो पॉइंट 2 है यहाँ से एग्जिट करेगी, दिस इज योर पॉइंट 2 इन डाउन स्ट्रीम, दिस इज योर पॉइंट 1 एट अपस्ट्रीम, जहाँ पे एंटर हुआ। ये जो वाटर, ये जो फ्लो प्रोफाइल फॉलो कर रहा है ना, तो इसी का जो लेंथ निकालेंगे कि कितना लेंथ वाटर ट्रेवल कर रही है, इसी को हम कहते हैं ब्लाइग्स क्रीप लेंथ, इसी को ब्लाइग क्रीप लेंथ कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसको निकालना बड़ा सिंपल है, कुछ डायमेंशन ले लेते हैं। मान लीजिए ये जो सीट पाइल पहला वाला, इसका डेप्थ है D1, दूसरे वाले का डेप्थ है D2, इसका डेप्थ है, मान लो इसका डेप्थ है D3 है, मान लो इसका डेप्थ है D4, ठीक है। इन दोनों के बीच का स्पेसिंग भी ले लो, ये स्पेसिंग है B1 हॉरिजॉन्टल वाला, मान लो ये स्पेसिंग है B2 हॉरिजॉन्टल वाला, इन दोनों के बीच में ये स्पेसिंग है ऐसा B3, ठीक है। तो ये बताओ, ये ब्लाइग क्रीप लेंथ कैसे निकाल लोगे? LC इक्वल टू, मैं आगे लिखता हूँ, ये डायग्राम देखते रहना, मैं आगे लिखता हूँ। सो ब्लाइग क्रीप लेंथ को लिखने से पहले इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय LC। ये वाला स्टेटमेंट लिख लीजिए जो एजम्पशन के तहत हमने ये अभी फ्लो बना के दिखाया आपको, कि ही एज्यूम दैट मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस PLACE, प्लेस लिख दिया था, टेक प्लेस अलोंग दी बेस प्रोफाइल ऑफ फ्लो। ये एजम्पशन थी, इसलिए बेस प्रोफाइल से चिपकता हुआ पानी को मैंने बहा के दिखा दिया आपको। ये किसने एज्यूम किया? ब्लाइग ने एज्यूम किया, हमने नहीं किया, हम बस पढ़ाई कर रहे हैं। तो ब्लाइग क्रीप लेंथ निकालेंगे तो हम ये निकालेंगे, हम सम कर लेंगे, सम ऑफ ऑल वर्टिकल लेंथ ट्रेवल्ड बाय वाटर प्लस सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल लेंथ, सम ऑफ ऑल वर्टिकल लेंथ प्लस सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल लेंथ ट्रेवल्ड बाय वाटर। तो यहाँ पे देखो LC का अगर वैल्यू हम निकालें, जस्ट ए मिनट, आप
आप लोगों का कॉल उठाना पड़ता है। तो देखो LC इक्वल टू समेशन ऑफ VL प्लस समेशन ऑफ HL, वर्टिकल लेंथ हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो वर्टिकल लेंथ कितना फॉलो कर रहा है, D1 प्लस फिर से D1 चढ़ रहा है, फिर हॉरिजॉन्टल में चला B1, फिर D2, फिर से D2 ऊपर, समझ रहे हैं। तो जितने भी वर्टिकल लेंथ हैं उसके साथ हम D1 ऐड कर देंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुना D1 प्लस 2 इंटू D2 कर देता हूँ, प्लस 2 इंटू D3 कर देता हूँ, प्लस 2 इंटू D4 कर देता हूँ। उसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ B1 प्लस B2 प्लस B3। क्या ये हो जाएगा मेरा लेंथ ऑफ क्रीप? समझ गया, पानी का फ्लो का लेंथ। तो दिस इज माय लेंथ ऑफ क्रीप। इस तरह से हम निकालते हैं लेंथ ऑफ क्रीप इन केस ऑफ ब्लाइक क्रीप थ्योरी। सो जैसा आपको कंडीशन दिया रहेगा, जितने नंबर ऑफ सीट पाइल दिए रहेंगे, अकॉर्डिंगली आप लेंथ ऑफ क्रीप निकाल लोगे। अगर हम यूज कर रहे हैं ब्लाइक क्रीप थ्योरी तो अकॉर्डिंगली हम लेंथ ऑफ क्रीप को कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए, अब ब्लाइक ने इस लेंथ ऑफ क्रीप को निकालने के बाद एनालिसिस में आगे एक टर्म को डिफाइन किया जिसको कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रायूलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को जनरली स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है माय डियर? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हम कैसे लिखते हैं? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब देखो यहां पे ब्लाइक क्रीप थ्योरी के अकॉर्डिंग चीजों को समझिए। डायग्राम को देखो, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ हम यहां पे देखेंगे। तो ये बताओ सबसे पहले सीपेज होने के लिए कितना हेड अवेलेबल है? टोटल H हेड अवेलेबल है, उतना ही हेड को लॉस किया जा सकता है। तो टोटल हेड मेरे को उतना अवेलेबल है। वाटर कहां से कहां तक फ्लो कर रहा है? 0.1 से 0.2 तक पानी क्रीप कर रहा है। तो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ अगर यहां पे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू ब्लाइक क्रीप थ्योरी, अगर मैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन को लिखूंगा अकॉर्डिंग टू ब्लाइक क्रीप थ्योरी, अगर मैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लिखूं I का वैल्यू, तो I इक्वल टू हेड लॉस पर यूनिट लेंथ विच इज इक्वल टू, कितना हेड लॉस यहाँ पे हो सकता है? सीपेज हेड के बराबर H डिवाइडेड बाई लेंथ, क्या? लेंथ ऑफ क्रीप इक्वल टू H1 माइनस H2 बाई LC। दिस इज योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन अकॉर्डिंग टू ब्लाइक क्रीप थ्योरी। अब इन्होंने यहाँ पे एक एजम्पशन ये घुसेड़ दिया अंदर कि दिस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, मींस हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग। ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, अगर देखें तो ये चीज होता नहीं है। अरे देखो, मैं ये बोलता हूं कि अभी देखो, अभी तुम ताजा हो, समझना बात, कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें। ये सब चीज हमने सॉइल मैकेनिक्स में आपसे बात कर रखा है। मान लो तुम्हारे पास 50 रुपया, वही 50 रुपया वाला बात लेके चलते हैं। 50 रुपया और 50 रुपया है, तो तुम्हें भूख भी लग रहा है, मस्त बढ़िया भूख लग रहा है। 50 रुपया भी है और भूख भी बढ़िया लग रहा है। मिल गया 50 रुपया, फटाक से जाओगे दौड़ के, है ना, और ज्यादा से ज्यादा खाना खा लोगे, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा भी लेगा ना, ज्यादा से ज्यादा खर्चा भी तो हो गया। कहने का मतलब है स्टार्टिंग में इनिशियली हेड लॉस कुछ अधिक होती है, लेकिन धीरे 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 हेड लॉस कम होने लगती है। समझ रहे बात को? ये चीज, इसका मैंने थ्योरेटिकल लॉजिक भी दिया था आपको सॉइल मैकेनिक्स के अंदर सीपेज में। तो वही बात यहाँ पे अगर प्रैक्टिकली देखें तो इन्होंने एजम्पशन ले लिया कि ये जो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो है, इट इज कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, जो कि सही बात नहीं है। मतलब I इक्वल टू इन्होंने बोल लिया कांस्टेंट, इसलिए तो एजम्पशन लेना पड़ा। ये एजम्पशन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि I होती नहीं है कांस्टेंट, I वो चेंज होती है। इनिशियली ज्यादा होता है हेड लॉस, लेकिन धीरे धीरे आपके पास हेड अवेलेबल ही कम है, पानी भी चालाक, अरे मेरे पास अब हेड ही कम है, मैं धीरे धीरे खर्चा करूंगा, लेकिन पहले बहुत रस में एंटर होगा पानी,
फिर धीरे, क्योंकि हेड लॉस उसका ज़्यादा हो जाएगा, है ना, फिर धीरे धीरे वो हेड लॉस करेगा उसके बाद। यही कॉन्सेप्ट थी सीपेज में, हमने देखा था सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। तो वो प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लाइक ने एजम्पशन लिया, इस चीज को एज्यूम किया उन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद अब हम सीपेज हेड को निकाल लेंगे एट एनी पॉइंट। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस पे आता है, तीसरा पॉइंट पे मेन ऑब्जेक्टिव पे आता है, कैलकुलेशन ऑफ लिख देता हूं पहले, कैलकुलेशन ऑफ सीपेज हेड एट एनी पॉइंट बिलो द फ्लो। नेक्स्ट एनालिसिस में नेक्स्ट स्टेप, तो कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले ये बताइए मेरे को निकालना है, कहाँ पे निकालना है। ये फ्लोर है, मान लो ये फ्लोर है। सब चीज को अच्छे से करेंगे ना तो कोई कभी कंफ्यूजन होगी नहीं। ये फ्लोर है, ओके। पानी मान लो यहाँ से ऐसे फ्लो होके यहाँ तक जानी है पानी को, जनरल केस एज्यूम करिए ऐसा, पानी को यहाँ से यहाँ तक फ्लो करके ऐसे जानी है। या फिर मैं यहाँ पे ना करते हुए वो ब्लाइक का डायग्राम में ही ले लेता हूँ, ब्लाइक के डायग्राम में ही ले लेता हूँ। तो देखो एनी सेक्शन में ले लिया, यहाँ पे ज्यादा समझ में अच्छे से आएगा क्योंकि इसी थ्योरी को समझ रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे एक सेक्शन में ले लेता हूँ एक्स एक्स, ये सेक्शन डिफाइन कर दिया एक्स एक्स। अब इस एक्स सेक्शन पे मेरे को सीपेज हेड निकालनी है, इस एक्स सेक्शन पे सीपेज हेड निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल सी लॉजिक है। जितना हेड के साथ पानी एंटर किया, मतलब जितना पैसा तुम्हारे पास था, कहने का मतलब है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक तुमको पहुंचना था। आप ऐसे ऐसे गोल 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 मटल घूम के ऐसे ऐसे पहुंच रहे हो मस्ती में। अब मैं रास्ते में पूछ लिया, यहाँ पे एक्स सेक्शन आपको दिखा दे रहा हूँ, लॉजिक समझो। यहाँ पे तुमको 50 रुपया दे के छोड़ा, बीच में दुकानें भी थी, लालच आई, आपने खर्चा कर दिया, पैसा खर्चा कर दिया। मान लो कितना खर्चा कर दिया इन दुकानों में, 35 रुपये खर्चे कर दिए। आपके पास कितना बचा एक्स सेक्शन पे, 15 रुपया बचा यहाँ पे पहुंच के। तो ये 15 रुपया हमको बतानी है। यहाँ पे कैसे बताएंगे, सिंपल, यहाँ पे कैसे बताएंगे, जितना हेड को लेके पानी एंटर किया और एक्स तक पहुंचते पहुंचते जितना हेड उसका लॉस हो गया, समझ रहे हो, एक्स सेक्शन तक पहुंचते पहुंचते जितना हेड उसका लॉस हो गया, दैट डिफरेंस विल बी योर सीपेज हेड अवेलेबल एट एक्स की नहीं। अब ये कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो सब बचकानी चीजें हैं, सब चीज हमने सॉइल मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो कर देता हूँ, क्योंकि हम तो ऐसे जड़ से एक्सप्लेन करने वाली चीज है। तो वहां पे जो सीपेज हेड अवेलेबल है एट एनी सेक्शन, उसको मैं कहता हूँ पी एक्स। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, हेड अवेलेबल फॉर सीपेज, हेड अवेलेबल फॉर सीपेज, फॉर सीपेज इनिशियली, ऐसा लिखूंगा, सीपेज इनिशियली माइनस हेड लॉस्ट बाय वाटर while creeping, ऐसा लिखता हूँ, फ्लोइंग नहीं, यहाँ पे क्रीपिंग लिखता हूँ ब्लाइक के अकॉर्डिंग, क्रीपिंग अप टू एक्स सेक्शन। चलो भाई पहला आइटम बताओ, हेड अवेलेबल फॉर सीपेज कितना, एच माइनस हेड लॉस्ट बाई वाटर वाइल क्रीपिंग अप टू एक्स सेक्शन। कैसे निकालेंगे, हमको इससे पहले ब्लाइक ने डिफाइन कर दिया हेड लॉस पर यूनिट लेंथ कितना हो रहा है, मालूम है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ कितना हो रहा है, आई के बराबर हो रहा है, आई इंटू एल एक्स। तो एल एक्स तक पहुंचते पहुंचते इतना का हेड लॉस हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस निकालो ये पी एक्स का वैल्यू दे देगा। तो इसी को और थोड़ा फॉर्मुलेट कर दो, तो एच माइनस आई इक्वल टू क्या निकाला था आपने, आई इक्वल टू निकाला था एच अपॉन एल सी,
लेंथ ऑफ क्रीप इंटू LX। इसी को और थोड़ा सजा धजा के लिख दूं तो H कॉमन निकाल लेता हूं, 1 माइनस LX बाई LC। ये फॉर्मूला आपको किताबों में दिखता होगा, Px इक्वल टू इतना, सीपेज हेड अवेलेबल एट एनी एक्स सेक्शन। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू ब्लाइक। किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन? ब्लाइक के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमने निकाल लिया सीपेज हेड। अब चलते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे। इसको इतना कैलकुलेट करने का जिम्मेदारी था ब्लाइक के बारे में। अब ब्लाइक ने कुछ रिकमेंडेशन दिए। पहला रिकमेंडेशन जो ब्लाइक ने दिया वो दिया टू अवॉइड फेलियर ड्यू टू पाइपिंग और अंडरमाइनिंग। अगर आपको पाइपिंग और अंडरमाइनिंग से बचाना है अकॉर्डिंग टू ब्लाइक थ्योरी, तो ब्लाइक बोला कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए आपका कि लेंथ ऑफ क्रीप मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू C इंटू एच। लेंथ ऑफ क्रीप LC मालूम कैसे निकालना है? H मतलब सीपेज हेड, ये हो गया आपका सीपेज हेड। C है, इसको हम कहते हैं ब्लाइग्स कोफिशिएंट, ब्लाइग्स क्रीप कोफिशिएंट, ब्लाइग्स क्रीप कोफिशिएंट। अब देखिए ये जो थ्योरी है ब्लाइग ने टेस्टिंग की है बहुत सारे, है ना, अलग अलग सॉइल कंडीशंस को कंसिडर करते हुए टेस्टिंग किया और अलग अलग सॉइल के लिए पाइपिंग फेलियर से कैसे बचा जाए उसके करस्पॉन्डिंग एक फैक्टर को उन्होंने दिया था, उसी को कहा जाता है ब्लाइग्स क्रीप कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ऑन टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, है ना, अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग होता है। इसका अगर एग्जाम्पल समझाऊं कि इसका मतलब क्या है, समझो इस इक्वेशन का ये मतलब हुआ कि लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ आपका जो सॉइल है वो थोड़ा सा कुछ पोरस टाइप ऑफ सॉइल है, कोई भी सॉइल है, मान लो सैंड है, ठीक है, सिंपल सैंड है। लेट्स सपोज इसके लिए एक C का जो एक वैल्यू है ये होता है 4 to 6, ऐसा एक रेंज है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना, कुछ अलग भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा अकॉर्डिंगली हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो C का वैल्यू इतना है। मान लीजिए सीपेज हेड जो आपके पास था वो था 10, वो था 10 मीटर सीपेज हेड अवेलेबल है। लेट्स सपोज C का एक वैल्यू हम ले लेते हैं 5, है ना। सो C इंटू एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 गुना 10 50 मीटर, 50 मीटर हो गया। अब ब्लाइक का क्या कहना है, ये फ्लोर के नीचे, है ना, ये फ्लोर के नीचे आप पाइल वगैरह कुछ ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करिए, पाइल वगैरह कुछ ऐसा इंस्टॉल करिए, है ना, जो पानी का क्रीप का लेंथ होगा, दिस इज योर लेंथ ऑफ क्रीप। ऐसा पानी फ्लो होकर बेस प्रोफाइल को ऐसे फॉलो करते हुए ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, फिर डाउन स्ट्रीम पे पहुंचती। तो ये जो लेंथ ऑफ क्रीप है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू योर 50 मीटर। और अगर ये सॉइल है सैंड, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो आपका पाइपिंग नहीं होगा। कहने का मतलब है डाउन स्ट्रीम से वो जो मिट्टी को निकाल दे रहा था आपका वाटर, है ना, वो अब नहीं निकालेगा, क्योंकि उसके पास एग्जिट पे पॉइंट 2 पे एनर्जी बहुत कम अवेलेबल होगी, क्योंकि आपने मैक्सिमम एनर्जी लॉस करवा दिया, पानी को फ्लो करवा के खर्च कर दिया उसका पैसा आपने। उसके पास पॉइंट 2 पे अब एग्जिट के पास डाउन स्ट्रीम एंड पे पैसा ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है लूज करने को, है ना। तो जब पैसा ही नहीं है दम, तो दम कहाँ से लगाएगा? एनर्जी ही नहीं है तो दम कहाँ से लगाएगा? समझ गए बात को? तो यही वो इस तरह से इसका यूज होते हुए चलता है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये था पहला रिकमेंडेशन। सेकेंड रिकमेंडेशन इन्होंने दिया अपलिफ्ट प्रिवेंशन को लेके। अपलिफ्ट प्रिवेंशन को लेके इन्होंने दिया रिकमेंडेशन। तो अपलिफ्ट प्रिवेंशन का लॉजिक मैंने पहले क्लास में बताया था, तीनों थ्योरी एक ही चीज को फॉलो करता है, एक ही गाइडलाइन को, कि अपलिफ्ट को अगर प्रिवेंट करना है तो हमको थिकनेस ऑफ द फ्लोर को इंक्रीज करना होगा। थिकनेस ऑफ द फ्लोर को इंक्रीज करके हमको क्या करना है? वेट बढ़ा रहे हैं अल्टीमेटली, है ना। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था इससे पहले, जब हमने आपको क्या पढ़ाया था, क्या ना, रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह जब पढ़ा रहे थे, है ना, अपलिफ्ट प्रिवेंशन वगैरह पढ़ा रहे थे, वहां पे क्वेश्चन भी करवाया हुआ था, याद करो, ठीक है। तो हम वेट ऑफ द स्लैब बढ़ाएंगे, है ना। तो अपलिफ्ट प्रिवेंशन के लिए थिकनेस का एक फॉर्मूला देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जनरली मैं
जो फ्लोर है उसको एज ए लाइन डायग्राम मैं बना रहा हूँ, थिकनेस शो नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रेकमेंड एजम्पशन है ब्लाइक का कि थिकनेस नेग्लिजिबल, तो मैं ऐसी एक लाइन डायग्राम बना के आपको शो कर दिया। अब मान लो ये कोई एक्स सेक्शन है, ये आपका फ्लोर है, ठीक है, दिस इज योर फ्लोर। नाउ दिस इज योर एक्स सेक्शन। इस सेक्शन पे जो आपने सीपेज हेड निकाला जो अवेलेबल है, दैट इज योर पी एक्स, ये आपने निकाला। ये जो फ्लोर वगैरह जनरली बनती है ये कंक्रीट की बनती है, कंक्रीट की बनती है ना। तो लेट्स सपोज इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसको मैं कहता हूं जीसी। अब ब्लाइक ने क्या बोला? ब्लाइक ने ये बोला, अपलिफ्ट प्रिवेंशन पे बात कर रहे हैं, तो ब्लाइक ने ये बोला कि एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स, एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स, अगर आपको अपलिफ्ट के कारण फेलियर नहीं चाहिए, अगर आपको अपलिफ्ट के कारण फेलियर नहीं चाहिए, तो आपका फ्लोर का थिकनेस कितना होना चाहिए? आपका फ्लोर का थिकनेस टी एट एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सीपेज हेड अवेलेबल एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाई जीसी माइनस 1। ये फॉर्मूला इन्होंने दिया। स्टेटमेंट क्या बोला मैंने? अगर आपको अपलिफ्ट फोर्स के कारण फेलियर नहीं चाहिए एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन एक्स, तो उस एक्स सेक्शन पे जो थिकनेस ऑफ फ्लोर है वो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू पी एक्स बाई जी सी माइनस 1 चाहिए। सो यहां से अगर मैं बोलूं कि मिनिमम थिकनेस मेरे को कितना चाहिए, अगर टी मिनिमम अगर बात करूं तो मिनिमम मेरे को कम से कम पी एक्स एट एक्स सेक्शन, टी मिनिमम एट एक्स सेक्शन अगर मैं बताऊं तो पी एक्स डिवाइडेड बाई जी सी माइनस 1, इतना मेरे को चाहिए ही चाहिए मिनिमम थिकनेस। कहां पर? एट दैट पर्टिकुलर एक्स सेक्शन। समझ में आया? ये बोला इन्होंने, ब्लाइक ने। अब ब्लाइक ने और एक चीज बोला इसमें एक चीज और बोला, अगर मान लो तुमको मेरा थ्योरी कोई यूज करके डिजाइन करना है, तो तुम तो डिजाइन कर रहे हो, तो डिजाइन करने के लिए एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो लोगे, है ना। तो आप एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ले लीजिए, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 4/3। तो फॉर डिजाइनिंग है ना, उन्होंने बोला आप कुछ मत करो, अगर आपको डिजाइन करना है तो एडॉप्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 4/3 एंड डिजाइन द थिकनेस। मतलब अब जो थिकनेस होगा, जो रियली डिजाइन करेंगे उस एक्स सेक्शन पे, वो होगा 4/3 टाइम्स पी एक्स डिवाइडेड बाई जी सी माइनस 1। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में, एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस घुमा के पूछते हैं, कभी वो पूछेंगे मिनिमम थिकनेस, कभी वो पूछेंगे डिजाइन थिकनेस। तो डिजाइन में कुछ नहीं, 4/3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब ये इतना ही क्यों? ब्लाइक ने एक्सपेरिमेंट किया है, उनको मालूम है, उन्होंने दिया है, हम बस ध्यान में रखेंगे। इतना ही क्यों? नो लॉजिक, ठीक है, इतना है, बस इतना यूज करना है। देखिए यहाँ पे अमेंडमेंट वाली बात नहीं है, बात क्या है कि हम बस उनके रिकमेंडेशंस, उनके ऑब्जर्वेशंस, उनके वर्क को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज इतना क्यों लिया उन्होंने, इसका एक्सप्लेनेशन उनके थ्योरी में बहुत डिटेल वे में उन्होंने प्रूव कर रखा है। ओके, उन्होंने रिकमेंड किया कुछ सोच समझ के ये वैल्यू, तो यही वैल्यू हम यूज कर लेते हैं। तो फॉर डिजाइनिंग थिकनेस आपका ये होना चाहिए। तो ये 2 रिकमेंडेशंस दिए। अब यहाँ पे एक लूप होल आपको मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। देखो भाई, ये फ्लोर है, ये क्या है? ये फ्लोर है। आपने हर एक एक्स सेक्शन पे जो पी एक्स का वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे पी एक्स, यहाँ पे पी एक्स, यहाँ पे पी एक्स, अलग अलग होगा। सोचो, पी एक्स का वैल्यू अलग अलग हो रहा है। तो डिजाइन थिकनेस पे ही चलो, यहीं पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो पी एक्स का वैल्यू अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब हर एक एक्स सेक्शन पे थिकनेस ऑफ द फ्लोर चेंज होगा। मतलब थिकनेस ऑफ द फ्लोर कैसा होगा? आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, मतलब स्टार्टिंग पे मोटा, फिर ऐसा, है ना, ये फ्लोर का थिकनेस। क्या प्रैक्टिकली हम ऐसा फ्लोर प्रोवाइड करते हैं? नो, प्रैक्टिकली एक यूनिफॉर्म थिकनेस का फ्लोर हम डिजाइन करके प्रोवाइड कर देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ब्लाइक थ्योरी, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लोगे, द फ्लोर थिकनेस व्हाट ही प्रपोज्ड इज वेरिएबल, इट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली अलोंग द लेंथ, है ना।
ये चेंज हो रही है। तो थिकनेस ऑफ द फ्लोर इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू ब्लाइक थ्योरी विच इज प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल। प्रैक्टिकली ये चीज फिजिबल नहीं होती, प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं करते। वी डिजाइन द फ्लोर फॉर ए यूनिफॉर्म थिकनेस ओनली। तो ये एक डिमेरिट हो जाएगा कि नहीं, डिसएडवांटेज हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा बिल्कुल। एजम्पशंस, एजम्पशंस जो इन्होंने लिए थे अब उसको लिखते हैं। पहला पॉइंट, द वाटर पर्कुलेटिंग थ्रू द सबसरफेस क्रीप अलोंग द बेस प्रोफाइल ऑफ द फ्लोर। जो वाटर सबसरफेस के अंदर जा रही है उसका जो फ्लो होता है वो किसके, क्रीप का मतलब क्या होता है, फ्लो। उसका जो फ्लो होता है अलोंग द बेस प्रोफाइल ऑफ द फ्लोर हो रहा है। सेकेंड, इसी के बेसिस पे तो हम क्रीप लेंथ निकालते थे, एलसी का वैल्यू। सेकेंड, द हेड लॉस्ट पर यूनिट लेंथ ऑफ क्रीप इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ क्रीप। पूरे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ क्रीप मतलब ऐसे 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 करके क्रीप हो रहा है, तो हेड लॉस मतलब यहां से यहां तक आने में जितना लॉस हो गया, फिर सेम यूनिट लेंथ यहां से यहां तक आएगा तो उतना ही हेड लॉस होगा। बेवकूफ समझाए क्या, नहीं, लेकिन एजम्पशन है ना, प्रैक्टिकली ये चीज जस्टिफाई नहीं किया जाता है, ये डिमेरिट में भी हम लिखेंगे। आगे तीसरा पॉइंट, थिकनेस ऑफ फ्लोर इज नॉट कंसिडर्ड इन एनालिसिस, हमने देखा था। फोर्थ पॉइंट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल क्रीप। इन्होंने हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल क्रीप के बारे में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया है, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो, वर्टिकल एंड हॉराइजेंटल क्रीप का इफेक्ट सेम नहीं है। अगर पाइपिंग वाइपिंग के केस में देखोगे तो फ्लो लेंथ को हमको डिक्रीज करना है ना, तो फ्लो लेंथ डिक्रीज होगा, वर्टिकल क्रीप हम जितना बढ़ाएंगे फ्लो लेंथ उतना ज़्यादा डिक्रीज होगा, उतना ज़्यादा हेड लॉस होगा। हॉरिजॉन्टल क्रीप क्या है, ये तो एकदम बेस प्रोफाइल के नीचे नहीं थी, ये तो शॉर्टेस्ट पाथ में आ जाएगा, लेकिन वर्टिकली जितना डाउन जाएगा पानी उतना उसका एनर्जी लॉस होगा, है ना। तो इस चीज़ को ये डिफ्रेंशिएट नहीं किए। अब इसी का फायदा उठा लिया इनके चेले ने। अब चेला था कौन था मालूम नहीं, लेन, ठीक है। उन्होंने एक वेटेज असाइन कर दिया हॉरिजॉन्टल क्रीप लेंथ पे और वर्टिकल क्रीप लेंथ पे, है ना। तो वही बन गया आपका लेन्स वेटेड क्रीप थ्योरी। आगे चल के हम देखेंगे, अभी देखेंगे। लिमिटेशंस को देखिए। पहला लिमिटेशंस, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट विच इज प्रैक्टिकली नॉट ट्रू, जो कि प्रैक्टिकली ट्रू नहीं है। सेकेंड लिमिटेशन, ब्लिग ऑब्जर्व्ड नो डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप, ये इनका सेकेंड लिमिटेशन हो गया। इस लिमिटेशंस का फायदा उठाया लेन ने। इसका फायदा किसने उठाया, लेन ने, और पूरा का पूरा ब्लिग क्रीप थ्योरी को कॉपी किया, बस वो लिमिटेशन को अवॉइड करके कॉपी करके अपना एक थ्योरी प्रपोज कर दिया, लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी। अभी देखेंगे तीसरा जो एजम्पशन है, मतलब तीसरा जो लिमिटेशन है वो ये है, ब्लिग ऑब्जर्व्ड नो डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग इंटरमीडिएट पाइल। याद करो मैंने बोला था, खोसला साहब ने बोला इस बात पर कि जो लॉन्ग इंटरमीडिएट पाइल है वही आप प्रोवाइड करोगे, शॉर्ट इंटरमीडिएट पाइल का प्रोवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लॉन्ग इंटरमीडिएट पाइल इज द पाइल मीन्स लॉन्ग इंटरमीडिएट पाइल इज द पाइल विच इज रेस्पॉन्सिबल, विच इज एक्चुअली इफेक्टिव इन फ्लो कट ऑफ। देखो ऐसा, तो ये खोसला साहब ने कहा था, ऐसा खोसला, है ना, खोसला साहब ने ये बोला। लेकिन अगर शॉर्ट इंटरमीडिएट पाइल में लेके यहाँ पे बीच में आपको दिखा दूं तो ये देखिए ऐसा फ्लो आया, फिर तो फ्लो तो ऐसा हो जाएगा ना अपना, नॉर्मली फ्लो तो वो हो ही रहा होगा ऐसा। फिर ये शॉर्ट पाइल कोई भी इंटरफेरेंस प्रोवाइड की क्या फ्लो को, कोई भी कट ऑफ प्रोवाइड करता है, नहीं करता है ना। तो इस चीज को ब्लिग ने डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, ठीक है। तो दीज आर दी 3 लिमिटेशंस, और भी लिमिटेशंस आगे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा पेज खत्म हो गया। नेक्स्ट असम्पशन लिखिए, अकॉर्डिंग टू ब्लाइग thickness of the floor required at every section is different which is practically not feasible to provide। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो सीपेज हेड के ऊपर डिपेंड करता था, जो कि प्रैक्टिकली सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट ये वाला एजम्पशन को लिखिए, इस वाले को, ब्लाइग ऑब्जर्व नो डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस ऑफ आउटर एंड इनर फेसेस ऑफ सीट पाइप। ये चीज क्या है, ये पूरा का पूरा सारा का सारा सिस्टम मैं समझाऊंगा जब मैं बताऊंगा खोसला थ्योरी, ठीक है। इस चीज को खोसला साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया।
तो वहीं पे अगर पढ़ेंगे तो एक लॉजिक हमको मिलता हुआ, फिर एक नया लॉजिक, अच्छा लॉजिक मिलता हुआ चलेगा। बस अभी के लिए ध्यान रखिए कि मतलब जैसा ये फ्लोर है ना, ये फ्लोर है, तो यहाँ पे शीट पाइल दिया आपने, ओके। इसका ये कौन सा, मतलब ये इनर, ये आउटर फेस हो गया, ये आउटर फेस, ये इनर हो गया, ये इनर हो गया। सिमिलरली ये आउटर हो गया, मतलब सॉरी ये इनर हो गया, ओके। ये फिर वही लिख रहा हूँ, अरे कलम, एक्चुअली कलम का मेरा प्रॉब्लम हो गया। ये इनर हो गया, ये आउटर हो गया। तो खोसला साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया कि जो फ्लो लेंथ है वो बेसिकली ऐसा, अगर आप पाइल दे भी रहे हैं तो आउटर फेस जो है ना पाइल का, वो ज्यादा इफेक्टिवली फ्लो लेंथ को बढ़ाने में काम आता है। इस चीज को खोसला साहब ने अच्छे से बोला। मतलब पानी की जो फ्लो है वो इसके ऐसे नीचे नीचे ही ऐसे फ्लो हो रही होगी। यहाँ पे बीच में जो पानी है, ये पानी रुका हुआ है। यहाँ पे पानी है लेकिन दिस वाटर इज योर स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी है, स्टैग्नेंट वाटर। ये पहला रिकमेंडेशन था खोसला का, यही बात है ना, कि आउटर फेसेस का इफेक्टिवनेस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनर फेसेस इन कटिंग ऑफ द फ्लो पाथ। समझ गए? तो इस चीज को हम खोसला थ्योरी में और थोड़ा और देखेंगे इसके ऊपर। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। एक्चुअली मैं सोच रहा था लेंस वेटेड क्रिप थ्योरी भी इसी के साथ कंटिन्यू करके समझा दूँ, लेकिन मैं एंड करता हूँ क्योंकि मेरा कैमरा का प्रॉब्लम होने लगा। ठीक है, ये अभी बहुत मुश्किल से इस तरह का सिस्टम मैंने अरेंज कर पाया, फिर से अभी प्रॉब्लम होने लगा, तो इसलिए मैं इसको एंड करता हूँ ताकि सिस्टम फिर से अच्छा गरम हो गया कंप्यूटर, है ना, ठंडा होगा तो चलेगा। आपको अगर एनरोल करना है सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट में, देखिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेस्ट होता है सब जगह। मैं इतना सपोर्ट कर पाऊंगा आपको कि मैक्सिमम जो आपके सिलेबस होते हैं एग्जामिनेशन में, वहां तक हम लोग कंप्लीटली सारा डेटा पढ़ के जाएं एग्जाम में कंसेप्चुअली, ताकि एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आ गए तो छूटे नहीं, है ना। क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार थोड़ा मेहनत कर लेंगे, टाइम दे देंगे, पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लायक एक अच्छा इंजीनियर आप बन जाओगे। गुड लक।